वेलकम बैक टू हेल गार्डन और ये है BTS नोवेल का एक्सप्लेनेशन नंबर 104। आई होप आप सभी को अभी तक मजा आ रहा होगा। पिछले एपिसोड में चारों पवेलियन के यंगर जनरेशन के टॉप एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो किस तरीके से माउंटेन के टॉप पे जाते हैं, यानी कि वो चारों ही एलिजिबल हो गए थे हेवन ब्लड माउंटेन पूल के लिए। शुरुआत में जब कोई भी नहीं जा पा रहा था तब सबसे पहले वो मिस फंग आगे आती है। इसका पूरा नाम होता है फेंगचिंगर। ये अपनी खतरनाक स्पीड का यूज करते हुए एक ही बार में माउंटेन को क्लाइम कर लेती है। उसके बाद आगे जाता है वो स्प्रिंग पवेलियन का वांगचेन। ये बंदरों की तरह छलांगे मारता हुआ काफी ब्रूटल तरीके से ऊपर जाता है। क्योंकि ये डार्कनेस अफिनिटी को पोजेस करता था तो चूहों के सोनिक वेव अटैक्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच गया है। फिर बारी आई थी टैनिंग की, जो कि 10,000 सोड पवेलियन का डिसाइपल था। वो अपनी बॉडी को सोड और इसे कवर करके ऊपर क्लाइम करता है। टैनिंग की स्पीड भी काफी अच्छी होती है। फिर चौथे नंबर पे एंट्री मारती है हमारी म्यूचिंग लुआन। इस लड़की की अपीयरेंस बहुत ही क्यूट होती है। हमें बाद में पड़ता है कि ये फेंग जुनजे की डिसाइपल है। जियान फेंग जुनजे के बारे में सुन के बहुत ही खुश हो गया था। तब तक म्यूचिंग लुआन ऊपर क्लाइम करना शुरू कर देती है। इस चेक पॉइंट को जिसने सबसे आसानी से क्रॉस किया था वो म्यूचिंग लुआन ही थी। वो आराम से टहलते टहलते जंप मारते मारते ऊपर पहुंच जाती है। अब बारी आ गई है जियान की। एक बार जिनशी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जियान के कदम आगे बढ़ते हैं। पीछे थोड़े से हेजिटेशन के बाद नाला न्यानरान भी फॉलो करने लगती है। जैसे ही जियान ने अपने पैरों को इन रॉक स्टेयर्स पे रखा था वो चूहों की टोली अपनी आंखें खोल लेती है। तुरंत ही उनके वो गोल्डन हेयर्स एकदम खड़े हो गए थे। जियान के सामने एक पावरफुल सोनिक वेव अपीयर होती है। सराउंडिंग की एनर्जी ने भी फ्लक्चुएट करना शुरू कर दिया था। नाला न्यानरान अपनी दांती मीस के जियान को फॉलो कर रही होती है। स्टेयर्स पे थोड़ा और आगे जाने के बाद जियान के मुंह से एक हल्का सा रोर बाहर आता है। जैसे ही वो अपने पैरों को जमीन में पटकता है हम उसे एक लाइट फिगर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, जो कि माउंटेन की टॉप की तरफ शूट हो गया था। पीछे नाला न्यानरान अपनी पूरी दुकी को सर्कुलेट करती है। पूरी पावर लगाते हुए जियान को फॉलो करने लगी थी। जब जियान और नाला न्यानरान शूट हो जाते हैं सभी की नजरें इनकी तरफ फोकस हो चुकी थी। ऑल्दो माउंटेन के टॉप पे 4 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन शुरू से ही किसी ग्रुप ने ऊपर क्लाइम नहीं किया है। सभी को ये पता होता है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेवल करेंगे इस चूहों की फौज की पावर और भी पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि अब जियान 2 के ग्रुप में जाके इन्हें चैलेंज कर रहा है तो ये सोनिक वेव अटैक्स भी 2 गुने पावरफुल हो जाएंगे। इतने खतरनाक लेवल के अटैक्स के सामने इवन वो वांगचेन या फिर फेंगचिंगर को भी परेशानी होती। इस वजह से अब लोगों को और कम कॉन्फिडेंस था कि जियान इस चेक पॉइंट को सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएगा। अगर वो अकेला होता तो उसके पास शायद चांस भी था, लेकिन अब वो बर्डन लेके जा ही रहा है तो फिर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना। अचानक से हमें कई स्क्रीचेस की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान और नाला न्यानरान ने इन सीढ़ियों की 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाई थी। तभी ऊपर से आ रहे वो सोनिक वेव अटैक्स और भी वायलेंट हो जाते हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इनकी टोली किसी स्टॉर्म में फंस गई है। ये अटैक्स जियान और नाला न्यानरान की बॉडी में हर तरीके से एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सोनिक वेव आई थी हम नाला न्यानरान और जियान की बॉडी को हल्का सा स्टिफ होते हुए देखते हैं। यहाँ पे जियान की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी पावरफुल दुकी पर रिलाई करते हुए इसे एंड्योर कर पा रहा था। ऑल्दो उसकी स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली वो इसे एंड्योर कर पा रहा था। लेकिन पीछे आ रही नाला न्यानरान का वो प्रिटी फेस एकदम पेल हो जाता है। अब उसकी स्पीड काफी रिड्यूस हो गई थी। इन सोनिक वेव अटैक्स की वजह से इसकी पूरी रूह कांप रही थी। नाला न्यानरान की बॉडी की दुकी भी काफी डिसऑर्डर में आ जाती है। वो अपनी दांतें मीचते हुए जियान को आगे देखती है। जब सामने जा रहा फिगर बिल्कुल स्लो होने का नाम नहीं ले रहा तो वो फिस्ट को क्लेंच करके इस पेन को एंड्योर करने लगती है। उसकी बॉडी से एक डेंस अमाउंट में दुकी बाहर आती है, जिसने नाला न्यानरान के सामने बैरियर्स का फॉर्म ले लिया था। अगर ऊपर तक क्लाइम करना है तो इन सोनिक वेव से खुद को डिफेंड तो करना ही होगा। ये दोनों फिगर्स काफी तेज से ऊपर जा रहे थे। वहीं पे सोनिक वेव्स इनके ऊपर चारों तरफ से हमला करती हैं। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने फॉर्म ले लिया है। जैसे जैसे नाला न्यानरान और जियान आगे बढ़ते हैं उनकी दुकी का एग्जॉस्शन भी बढ़ता जाता है। जब वो बाहर खड़े सभी को क्लाइम करते हुए देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्लाइम करने में बस कुछ मिनट्स लगने वाले। अनएक्सपेक्टेडली जब वो खुद ट्राई करते हैं तब उन्हें समझ में आया था कि चीज कितनी डिफिकल्ट और ट्रबलसम है। इन स्क्रीचेस की आवाजों के बीच में जियान और नाला न्यानरान आधा रास्ता कवर कर लेते हैं। बट अभी नाला न्यानरान का चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ गया था। अगर उसकी शुरुआत से इतनी अच्छी परसेवरेंस नहीं रही होती तो यहाँ तक किसी और का एंड्योर करना बहुत मुश्किल था। वो और अच्छे से रियलाइज कर पा रही थी कि उसकी स्ट्रेंथ इस फॉर्मेशन को क्रॉस करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। नाला न्यानरान का विजन थोड़ा ब्लरी होने लगता है। वो अपने आगे जाते हुए एक स्किनी फिगर को देखती है, लेकिन ये फिगर अभी इतनी सारी सोनिक वेव्स के सामने भी एकदम स्टेबल था। उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आती है। वो याद करती है कि पास्ट में किस तरीके से उसने अपनी पोजीशन का यूज करते हुए इस लड़के के साथ एंगेजमेंट को कैंसिल किया था। ऑल्दो तब नाला न्यानरान काफी यंग थी, लेकिन वो अपने दिल ही दिल में इस बात को जानती है कि ये डिसीजन उसने जियान की कंडीशन को देखते हुए लिया था। जिस लड़के को सभी यूजलेस बोलते हैं वो उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसे हो सकता है। तब नाला न्यानरान को मिस्टिक
क्लाउड्स एक्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया था। लोगों के हिसाब से उसका फ्यूचर लिमिटलेस था। वहीं पे जियान जो कि एक छोटे से क्लैन का यूजलेस यंग मास्टर था, इन दोनों के बीच का गैप एकदम आसमान और धरती के बराबर था। उस समय वो अपने ऊपर इतना घमंड फील करती थी कि वो इतने नीचे स्तर के लोगों को अपनी आंखों के नीचे नहीं डालती थी। लेकिन उसका ये घमंड ही था जिसने नाला न्यानरान को ये लिमिटलेस रिग्रेट दिया है। जैसे जैसे इस लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसका वो घमंड धीरे धीरे चूर चूर होने लगा। इवन वो मिस्टी क्लाउड्स एक्ट जिसकी बुनियाद पे सभी को नीची नजरों से देखती थी, वो भी जियान के एक इशारे पे खत्म हो गया है। ओरिजिनली मिस्टी क्लाउड्स एक्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद जब नाला न्यानरान ने जामा एम्पायर को छोड़ा है, तो वो ये सोच रही होती है कि इस यंग मैन से वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन किस्मत ऐसा खेल खेलती है, जब वो बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी तो उसका रेस्क्यू करने के लिए यही इंसान आगे आया। इस इनकाउंटर के साथ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जियान और नाला न्यानरान के बीच में हेवन और अर्थ जैसा गैप है। अब वो जियान के फुटस्टेप को फॉलो करने की भी औकात नहीं रखती। ये सोचते सोचते वो अपने लोअर लिप को बाइट करती है। हम वहाँ से ब्लड के एक थ्रेड को बाहर आते हुए देखते हैं। ओरिजिनली अगर वो जियान के साथ ऐसा नहीं करती तो इन दोनों का रिलेशनशिप सबसे इंटीमेट होने वाला था। जिस रिग्रेट को उसने अपने दिलों में दबा के रखा था, अब उसके चेहरे पे वो क्लियरली झलकने लगा था। जैसे जैसे और भी सोनिक वेव्स अटैक आते हैं, उसकी वो दुई की प्रोटेक्शन लेयर और भी थिन होती जा रही थी। एक इंस्टेंट के बाद उसकी पूरी दुई की स्कैटर हो जाती है। नाला न्यानरान की बॉडी एकदम पॉज होती है। उसका चेहरा एकदम सफेद कागज जैसा हो गया था। इमीडिएटली ग्रग साउंड के साथ काफी ब्लड उसके मुंह से बाहर आता है। उसकी आंखों के सामने तुरंत ही अंधेरा हो जाता है। हम नाला न्यानरान को एक कटी पतंग की तरह पीछे जाते हुए देखते हैं। अपनी एग्जॉस्टेड दुई को फील करते हुए अपनी आंखें बंद करती है। उसके मुंह से आवाज आती है, आई एम सॉरी, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। स्टेज पे मौजूद जब लोग देखते हैं कि नाला न्यानरान फाइनली इंड्योर नहीं कर पा रही है और वो पीछे गिरने लगी है, तो हम सभी को अपना सिर हिलाते हुए देखते हैं। मन ही मन में वो जियान को ब्लेम कर रहे थे। जियान ऐसी ब्यूटी को ऊपर ले गया लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लोगों की आंखों में जियान एक मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। ऊपर खड़ी वो मिस फेंग अपना सिर हिलाती है। वो एक रिडिक्यूल वाली आवाज में बोलती है, अपनी घमंड की वजह से खुद को और दूसरों को हार्म करना। साइड में खड़ा टैनिंग थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद बोलता है, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी इसने अपनी एबिलिटीज को रिवील नहीं किया है। ऑल्दो पिछले एक्सचेंज में वांग चेन को ही बैक ऑफ करना पड़ा था, फिर भी वो भी एक मॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, लगता है तुम्हारे इसके बारे में काफी हाई ओपिनियंस हैं। इन सभी की बातें म्यूचिंग लुआन आराम से सुन रही होती है। वो अपने हाथों से मुंह को कवर करके हंसते हुए बोलती है, तुम गलत बोल रहे हो, भले ही इसकी उम्र काफी कम हो, लेकिन मैं भी इसे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ। और ये नॉर्दर्न विंड लाइटिंग पवेलियन के पवेलियन चीफ फेटियन के हाथों से भी निकल गया। ऑल्दो रूमर्स के हिसाब से इसने एक्सटर्नल स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इसके पास ट्रू एबिलिटीज नहीं है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी सीढ़ियों पे से एक बैंक की मफल्ड साउंड आती है। ये सभी जियान की बॉडी को एकदम क्रम्बल होते हुए देखते हैं। अगली बार जियान यहाँ पे अपेयर हुआ था, वो जगह थी नाला न्यानरान के पीछे की। वो अपने हाथों को आगे बढ़ा के नाला न्यानरान के वेस्ट को पकड़ लेता है। जब म्यूचिंग लुआन जियान को इस तरीके से डिसअपियर होती हुई देखती है तो उसके चेहरे पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहती है, हाँ 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, लगता है रूमर्स में कहीं कहीं बातें सही है। इसने विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को लर्न कर लिया है। फंक्शनर की इंडिफरेंट आंखें जाती है म्यूचिंग लुआन के ऊपर। वो एक कोल्ड आवाज में कहती है, ये तो बस छोटा सा चोर है। लेकिन हमारी म्यूचिंग लुआन कहाँ फंक्शनर से डरने वाली थी। वो भी चीकी स्माइल के साथ बोलती है, एक छोटा सा चोर नॉर्दर्न विंड लाइटिंग पवेलियन के चीफ के हाथों से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। जब म्यूचिंग लुआन इस तरीके से टेट फॉर टैट करती है तो फंक्शनर की आईब्राउज भी एकदम नेट हो गई थी। बट दूसरी पार्टी की आइडेंटिटी को देखते हुए उसकी ज्यादा बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। उसका ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक दूसरे इंसान को लेके इस माउसरे को कैसे क्रॉस करेगा। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अभी उसने सभी के सामने नाला न्यानरान के वेस्ट को पकड़ लिया था। उसकी बॉडी हवा में पॉज होकर उस माउसरे को ध्यान से देखती है। हम जियान की आंखों में कोल्ड ग्रेनेड को फ्लैश होते हुए देखते हैं। जैसे ही जियान ने नाला न्यानरान के वेस्ट को पकड़ के हक किया था, हम उसके चेहरे को टमाटर की तरह लाल होते हुए देखते हैं। वो कहती है, तुम्हें इस फॉर्मेशन को अकेले ही क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी फॉर्मेशन में मेरे लिए एंड्योर करना बहुत मुश्किल है। जियान कहता है, तुम्हारे पास जितनी दुकी है उससे अपनी बॉडी को कवर कर लो। अगर मैंने कहा है कि तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा। जब वो जियान के फेस एक्सप्रेशन को देखती है जो कहता है मैं पीछे नहीं हटने वाला, तो नाला न्यानरान भी नॉड ही कर सकती थी। वो अपनी बची कुची दुकी का यूज करके अपने ईयर्स को कवर कर लेती है। नीचे खड़े वो गोल्ड सोलोइंग माइस थोड़ी देर के लिए पॉज होते हैं, जिसके बाद उनकी गर्दन भी ऊपर उठ गई थी। सभी की आंखें लॉक हो जाती हैं जियान पे। फिर होना क्या था, दे स्क्रीच पे स्क्रीच। एक सोनिक वेव जो कि पहले से भी ज्यादा फ्राइटनिंग थी, वो थंडर बोल्ट की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ती है। इस वेव को देख के प्लेटफॉर्म पे खड़ी सभी के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। जियान की आंखें भी सोनिक वेव अटैक पे पॉज होती हैं। हम उसके गले को हल्का सा पल्स होते हुए देखते हैं। वहीं पे उसका चेहरा हो गया था एकदम लाल। एक इंस्टेंट के बाद जियान अपने मुंह को खोलता है। आसमान में एक लॉयन और टाइगर की मिक्स्ड रोर जैसी आवाज गूंजती है। पूरे हेवन आई माउंटेन को इनॉर्मस साउंड वेव सराउंड कर
देती हैं। इस रोर में हल्की सी ड्रैगन की भी आवाज थी जिससे कई सुनने वाले लोग कांप गए थे। अभी उनकी टांगें ट्रेम्बल होती हुई दिखाई देती हैं। जिनशी जिनका फेस एक्सप्रेशन जनरली चेंज नहीं होता था, वो इस रोर को सुन के कहते हैं ड्रैगन रोर। वो जियान के इस अटैक की पावर से सरप्राइज नहीं हुए थे, बल्कि जो ड्रैगन की ब्रेथ इसके अंदर छिपी हुई है, असली सरप्राइज तो इसने ही दिया था। इस तरीके के ड्रैगन रोर की नकल नहीं करी जा सकती। कुछ ऐसे बीस्ट जिनकी ब्लड लाइन बहुत ही एंशिएंट है वही इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जियान एक ह्यूमन है। सभी की आंखों के सामने इनॉर्मस साउंड वेव आगे बढ़ती है। फाइनली ये वॉलेंट तरीके से टकराती है माउस ट्राइड के सोनिक वेव अटैक से। लेकिन जो इसका रिजल्ट आया था उससे लोग एकदम समखना बोलने लगे थे, क्योंकि यहाँ सिचुएशन रही थी एकदम वन साइडेड। चूहों के झुंड का वो सोनिक वेव अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरीके के साउंड वेव अटैक के फेस ऑफ में जियान ने सिर्फ खुद पर रिलाई करते हुए इन सभी चूहों के साउंड वेव अटैक को डोमिनेट कर दिया था। इस सीन को देख के माउंटेन टॉप और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी लोग खड़े हुए थे सभी के चेहरों पे स्टन्ड एक्सप्रेशन आ चुके थे। वो कहते हैं हाउ इज दिस पॉसिबल। चारों तरफ से जो सोनिक वेव अटैक जियान के ऊपर आ रहे थे वो भी अब स्कैटर हो चुके थे। फाइनली ये सोनिक वेव अटैक चारों तरफ फैल जाते हैं। सीढ़ियों के आसपास के फॉरेस्ट में काफी नुकसान हुआ था। जो भी ट्रीज इनके बीच में आए थे उनकी हम क्लीन स्लाइसिंग देख सकते हैं। जियान भी आसमान में पॉज होकर इस पूरे सीन को विटनेस कर रहा था। उसके चेहरे पे भी एक स्टन्ड एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। वो अपने दिल में समझ गया था कि जो ड्रैगन ब्रेथ का ऑरा उसने मिस्टीरियस यिन यांग पिल में से अब्सॉर्ब किया था उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। वरना इस लॉइंग टाइगर शैटरिंग रोर पर रिलाई करते हुए अगर जियान सामने की सोनिक वेव अटैक को डिस्ट्रॉय कर भी पाता तब भी इतना खतरनाक इफेक्ट तो नहीं क्रिएट होता। जियान की आंखें सीढ़ियों के चारों तरफ देखती हैं। जो सीन उसकी आंखों में अपीयर होता है उससे उसका स्टन्ड एक्सप्रेशन और भी डेंस हो जाता है, क्योंकि जो फियर्सनेस उन गोल्ड सॉलिंग माउस की आंखों में दिख रही होती है अब पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। क्लियरली उस रोर की वजह से इनकी ऐसी हालत हो रखी है। जियान कहता है जब भी मैंने इस टेक्निक का ह्यूमंस के ऊपर यूज किया मुझे इस तरीके का बेनिफिट देखने को नहीं मिला। लगता है ये ड्रैगन और मैजिकल वेस्ट को और भी हार्म कर सकता है। जियान नाला न्यानरान के वेस्ट को और टाइटली हक करता है। थोड़े से हेजिटेशन के बाद उसने मूव करना शुरू कर दिया था। आगे की उसकी जर्नी काफी स्मूथ रही थी। ऊपर पहुंचने के बाद ही वो नाला न्यानरान को नीचे रखता है। इस समय प्लेटफॉर्म पे खड़े सभी लोग एकदम साइलेंट मोड में चले गए थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इन चूहों में इतना भौकाल मचा देगा। अभी भी कई लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतने सारे चूहों से बनी ये अरे जियान के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई है। यहाँ पे मौजूद बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर पर रिलाई करते हुए ऐसा कर सकते हैं। लोगों की आंखों में एक स्ट्रेंज लुक अपीयर होता है। वो अपने मन ही मन में बोलते हैं ये लड़का बहुत एबनॉर्मल है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है स्टंट जिनशी पे। सबसे पहले शॉक से वो रिकवर होते हैं। अपने चूहों की इस कंडीशन को देख के वो भी हेल्पलेस फील करते हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान के पास एक ऐसी टेक्निक है, क्योंकि जियान ने अब ये काम कर ही दिया है तो फिर इस माउस अरे की स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो गई है। अब जो भी लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे उनका काफी फायदा होने वाला है। वो एक्सहेल करने के बाद बोलते हैं ये वाला चैलेंज सक्सेस होता है। अब बाकी के लोगों के पास आधा घंटा बचा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है माउंटेन के टॉप पे। जियान अपनी स्टोरी रिंग से एक पिल को बाहर निकालता है। वो नाला न्यानरान को इसे देते हुए पूछता है क्या तुम्हारी हालत ठीक है। पिल को रिसीव करते हुए नाला न्यानरान अपने सिर को हिलाती है। वो एक सॉफ्ट आवाज में बोलती है मैं ठीक हूँ। जियान स्माइल करता है। ये काम कंप्लीट करने के बाद उसका ध्यान जाता है माउंटेन के टॉप पे। ये हेवन आई माउंटेन पीक काफी लार्ज है और तो और यहाँ पे कई छोटे छोटे गड्ढे देखे जा सकते हैं। इधर कई सारे पत्थर बिखरे हुए होते हैं। कोइंसिडेंटली जो चारों लोग खड़े हुए थे वो भी एक बड़ा सा रॉक प्लेटफॉर्म था, लेकिन जियान को वो हेवन आई ब्लड पूल नहीं मिलता। लगता है उसकी लोकेशन और कहीं है। पूरी सराउंडिंग को एक बार डीपली ऑब्जर्व करने के बाद जियान का ध्यान जाता है फंक्शनर और बाकी के तीनों लोगों की तरफ। अब ये चारों लोग भी जियान की तरफ देख रहे होते हैं। टैनिंग और म्यूचिन लुआन की नजरें फिर भी ठीक थी। वहीं पे वांग चेन और फंक्शनर काफी अनफ्रेंडली नजरों से जियान को देख रहे होते हैं। टैनिंग के कोल्ड फेस पे एक स्माइल आती है। वो जियान की तरफ अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है कांग्रेचुलेशंस। जियान भी स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है। उसे टैनिंग से कोई परेशानी नहीं थी, इस वजह से वो भी कर्टियस वेव करता है। अभी फंक्शनर और वांग चेन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। जियान के इस बिहेवियर को देख के उनकी आंखों की चिल और भी डेंस हो जाती है। अभी म्यूचिन लुआन की आंखें देख रही होती है उन रॉक स्टेयर्स की तरफ। जब मालूम पड़ता है कि चैलेंजर काफी ऑर्डिनरी है तो वो अपनी नजर को घुमाती है जियान की तरफ। थोड़ी और देर तक ऑब्जर्व करने के बाद वो एक सॉसी स्माइल के साथ बोलती है तुम्हारी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की मास्टरी कहाँ तक पहुंची है। तारीफ की बात है कि फंक्शनर के सामने उसने एक क्वेश्चन पूछा। क्लियरली वो फंक्शनर को इरिटेट करना चाहती थी और जैसा एक्सपेक्ट किया था इन शब्दों को सुन के फंक्शनर का चेहरा और भी कोल्ड हो जाता है। वो कहती है मीचिंग लुआन इस अपॉर्चुनिटी में तो अपनी जीव का फायदा उठा के जो एडवांटेज को लेना चाहती हो ये तुम्हारी एबिलिटीज को शो करता है। 3 महीने बाद जो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग होने वाली है मैं वहाँ पे देखूंगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हुई है। म्यूचिंग लुआन अपना मुंह आसमान की तरफ करके एक स्माइल के साथ बोलती है मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ। आई वंडर जो पिछले कंपटीशन में हुआ था क्या तुम्हारा लक वैसा ही रहेगा। फंक्शनर अपनी आईब्राउज को रेस करते हुए रिप्लाई करती है वो तो तुम्हें भी मालूम
मालूम है कि वो गुड लक है या फिर बैड लक। क्लियरली उसने ये प्रोवोक करने के लिए बोला था। इन दोनों की बातों की मारामारी को देख के जियान भी स्टन रह जाता है। उसने सोचा था ये चारों पवेलियंस यूनाइटेड होंगी, लेकिन केस तो यहाँ पे अलग ही लग रहा है। लेकिन जब फंक्शनर की इस तरीके से कोई बेइज्जती कर रहा है तो जियान के लिए तो ये खुशी की बात ही थी, शायद इसकी आइडेंटिटी की वजह से। लेकिन शुरुआत से ही फंक्शनर जियान को पसंद नहीं आई। जियान पूछता है, मिस मियू क्या मैं तुम्हारे साथ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन कर सकता हूँ? इन दोनों की बातों की लड़ाई में जियान बीच में इंटरव्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी वो न्यूज को ऑब्टेन करने के लिए काफी एंग्शियस फील कर रहा है। जब म्यू चिंग लुआन ये सुनती है तो वो भी स्टार्टल्ड फील कर रही थी। आज वो पहली बार जियान से मिली है। वो जियान से इससे पहले बिल्कुल फैमिलियर ही नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जियान ने विंड लाइटनिंग पवेलियन में कोलाहल मचा के रखा है और उसकी अंडरवर्ल्ड में थू करवा दी है, उसका जियान का एक्सप्रेशन काफी सही था, इसलिए वो उसे रिजेक्ट भी नहीं करती। अभी उसके दिमाग में डाउट तो था, फिर भी वो नॉड करती हुई साइड में आ जाती है। जियान नाला न्यानरान से बोलता है, तुम यहाँ पे रैंडमली मूव मत करना, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहने के बाद वो म्यूचिंग लुआन के साइड में लैंड करता है। म्यूचिंग लुआन अपनी जुल्फ को पीछे करते हुए पूछती है, तुम क्या जानना चाहते हो? जब जियान म्यूचिंग लुआन को इतनी क्लोज से देखता है तो अब ये छोटी बच्ची ही लग रही थी। ऑफ कोर्स वो जानता था कि लड़की बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी और देर तक हेजिटेट करने के बाद जियान कहता है, क्या तुम्हारे टीचर फंग जुनजे है? ये सुन के म्यूचिंग लुआन अपनी आईब्राउज को नेट कर लेती है। वो कहती है, ये तो यहाँ पे सभी को पता है, ये मत कहना कि तुम अभी तक ये भी नहीं जानते थे। जियान एक पोलाइट तरीके से पूछता है, अगर ऐसी बात है तो मिस म्यू क्या आपको एल्डर फंग के वेयरअबाउट्स के बारे में पता है? और बेसिकली लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। जियान की ये बात सुन के म्यूचिंग लुआन की आईब्राउज और भी नैरो हो गई थी। वो एक क्वेश्चन के साथ पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरे टीचर को क्यों तलाश रहे हो? म्यूचिंग लुआन को इस तरीके से कॉशियस बिहेव करते हुए देख जियान भी बहुत हेल्पलेस फील करता है। हम उसके चेहरे पे हेजिटेशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। फिर भी डिसाइड करने के बाद वो बोलता है, मैं उनके एक फ्रेंड का डिसाइपल हूँ, अपने टीचर के ऑर्डर्स पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुन के म्यूचिंग लुआन स्टार्टल्ड हो जाती है। उसकी आंखें जियान को और भी ढंग से ऑब्जर्व करने लगी थी। वो कहती है, एक फ्रेंड के डिसाइपल हो? कौन से ओल्ड फ्रेंड के? जियान अपने सिर को हिलाते हुए एक अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मिस फंग आपको ये बाद में मालूम पड़ेगा, अभी इसके बारे में बात करना कन्वीनियंट नहीं है। वो पहले कभी फंग जुनजे को नहीं मिला था, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। ऑल्दो जो भी मास्टर ने बोला है जियान उस पूरी बात पे बिलीव करता था, लेकिन अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा है जो कुछ करने से पहले सोचता ही नहीं था। एक्सपीरियंस के साथ उसकी कॉशियसनेस भी इंक्रीज हुई थी। जियान की बात सुन के म्यूचिंग लुआन के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। उसके टीचर फंग जुनजे के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जियान का रीजन काफी इनसफिशिएंट है, लेकिन वो उसके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करना चाहती थी। अगर जियान उसके टीचर के खिलाफ कुछ भी प्लान करता है तब भी उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहती है, टीचर को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नॉर्मली उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो 3 महीने के बाद तुम ईस्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन में पहुंच जाना। जियान कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन? उसके चेहरे पे दोबारा एक हेल्पलेस स्माइल अपीयर होती है। उसका और विंड लाइटिंग पवेलियन का रिलेशनशिप ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है, आखिर वो उनके हेडक्वार्टर्स तक कैसे जा सकता था? अकेले फेटियान ने तो उसकी ऐसी हालत कर दी थी, और ये ईस्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन इनका हेडक्वार्टर है। डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। एक बार जियान उनके चक्कर में फंस गया तो फिर वापस आना तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। जियान के एक्सप्रेशन को देख के म्यूचिंग लुआन भी हंसने लगती है। वो अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है, इस बार की जो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग होने वाली है उसकी लोकेशन विंड लाइटिंग पवेलियन में चूज करी गई है, क्योंकि 4 पवेलियन में हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन भी है, तो फिर हम वहाँ पे डेफिनेटली होंगे। उस समय टीचर भी वहाँ पे मौजूद होंगे। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हारे पास यही मौका है, ऐसी बात नहीं कि मैं जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रही हूँ। जियान कहता है, 3 मंथ्स? हाँ। वो अभी एक डीप थिंकिंग में चला गया था। फाइनली जियान नॉड करके बोलता है, थैंक यू मिस म्यू। जब म्यूचिंग लुआन जियान को एग्री करते हुए देखती है तो उसकी आंखें एकदम वाइड हो गई थी। उसके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा था जैसे वो सामने एक फूल को देख रही है। उसके हिसाब से जियान तो यहाँ पे खुद को कैप्चर करवाने के लिए वहाँ पे जा रहा है। वो कहती है, क्या तुम सच में वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो? उस ग्रैंड मीटिंग में वो फेटियान ही नहीं होगा बल्कि बाकी के सारे चीफ ही वहाँ पे मौजूद होंगे। ऑफ कोर्स हम ईस्टर्न विंड लाइटिंग पवेलियन के चीफ ले जुनजे को कैसे भूल सकते हैं? वहाँ पे जाके तो तुम मौत को बुलावा ही दे रहे हो। ये सुन के जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, मिस म्यू चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। अगर मास्टर याओलाओ ने जो कहा है वो सही है तो फंग जुनजे डेफिनेटली जियान की हेल्प करेंगे। उनकी हेल्प से मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। आफ्टर ऑल जियान का सेंट्रल प्लेन्स में पहले से ही कोई बैकर नहीं है। जब जियान की आंखों का वो डिटरमाइंड एक्सप्रेशन देखती है तो म्यूचिंग लुआन आगे कुछ नहीं बोलती। वो अपने हाथों को वेव करते हुए कहती है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन जैसा कि तुमने कहा तुम टीचर के फ्रेंड के डिसाइपल हो, तो हो सकता है वो विंड लाइटिंग पवेलियन से तुम्हें जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करें। इवन ले जुनजे भी टीचर को इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी बात सुन के जियान की आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। नोट करने के साथ वो एक बार फिर से म्यूचिंग लुआन को थैंक यू बोलता है। इमीडिएटली उसके कानों में एक और नॉइज जाता है। उसकी नजरें चली
गई थी सीढ़ियों की तरफ। अभी 2 और लोगों ने इस माउस ट्राइड को ब्रेक कर दिया था। म्यूचिंग लुआन भी इस रॉक प्लेटफॉर्म को देखने के बाद हाथ वेव करते हुए बोलती है, चलो अब टाइम खत्म होने वाला है। वो पीछे घूमी ही थी, तभी उसकी एक हेजिटेंट आवाज आती है। वो कहती है, ओ हाँ याद आया, तो मैं उस वांगचेन और फंक्शनर से केयरफुल रहना होगा। ये कहने के साथ ही उसके पैर जमीन पे प्रेस हो गए थे। हम एक बटरफ्लाई की तरह उसे आगे जाते हुए देखते हैं। जियान म्यूचिंग लुआन के फिगर को देख के एक बार नॉड करता है। तुरंत उसकी आंखें फंक्शनर और वांगचेन के ऊपर जाती हैं। उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। इनके लिए अच्छा हुआ कि जियान से ये पंगे न लें, वरना जियान को ये बताना पड़ेगा कि उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जब तक जियान रॉक प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचा था, तब तक वो चेक पॉइंट को क्रॉस करना भी अपने एंड पे आ गया था। जियान की सरप्राइज आंखें जाती हैं 3 और लोगों पे। उसके आने के बाद ये 3 और ऊपर आ गए हैं। अब टोटल मिला के माउंटेन टॉप पे 9 लोग आ चुके हैं। मतलब अगर इनमें से गोल्ड सोलिंग माउस के 2 स्पॉट को हटा दिया जाए तो फिर टोटल 8 रह जाते हैं। चलो काउंट करते हैं। चारों पवेलियन के वो 4 लोग हो गए, जिसमें जियान और नालन यानान को जोड़े तो 6 हो जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 3 और लोग आ गए, तो ये टोटल मिला के हुए 9 लोग। लेकिन मौका तो इनमें से 8 लोगों को ही मिलने वाला था। जियान की आंखें जाती हैं उस बंदे पे जो सबसे लास्ट में ऊपर आया है। फिर उसकी आंखें जाती हैं उन सीढ़ियों पे। सोनिक वेव अटैक को इतना वीक फील करके जियान भी अपनी आईब्रोज को नेट कर लेता है। शुरुआत में तो जियान के दिमाग में एक डाउट था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी गहराई से सोचता है, वो रियलाइज करता है कि जब उसने चूहों की ऐसी हालत करी थी तभी से उनकी फॉर्मेशन वीक हो गई है। उसके चेहरे पे फिर से एक हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसकी लॉयन टाइगर गोल्ड शैटरिंग रोड को यूज करने से बाकी के लोगों को इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया। अगर पुरानी फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को देखते हुए बोले तो इन तीनों में से एक बंदा तो पक्का ऊपर नहीं आ पाता, बाकी के बचे 2 को बहुत डिफिकल्टी होती। अनइंटेंशनली जियान ने इनकी हेल्प कर दी थी। ऑफ कोर्स इनका रास्ता थोड़ा सा आसान तो हो गया था, लेकिन फिर भी अगर ये ऊपर आए हैं तो ये स्ट्रेंथ जरूर प्रोसेस करते हैं। इन तीनों ही लोगों की स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 हुआंग पे थी। इन्हें वीक कंसिडर नहीं किया जा सकता। दोबारा से उसका ध्यान जाता है उन सीढ़ियों की तरफ। अभी एक और फिगर काफी मिजरेबल कंडीशन में वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है। इसे देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। इस बंदे की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 हुआंग पे होती है। इसके माउस अरे को क्रॉस करने के चांसेस बहुत हाई नहीं है, और जैसा कि जियान ने एक्सपेक्ट किया था, माउंटेन टॉप के काफी क्लोज आने के बाद इसकी दुई एग्जॉस्ट हो जाती है। ये तुरंत एक खून की उल्टी करता है। कटी पतंग की तरह ये पीछे की तरफ शूट हो गया था। फाइनली ये लैंड करता है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके चेहरे पे एक अनविलिंगनेस देखी जा सकती है। प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग जो कि ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे, वो इसे देख के साई करते हैं। उनकी तरह इसका भी अटेम्प्ट फ्यूटाइल रहा। उनकी कड़वाहट से भरी नजरें माउंटेन के टॉप पे जाती हैं। वहाँ पे ऑलरेडी 8 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनका चांस खत्म। जिनशी प्लेटफॉर्म पे खड़े सभी लोगों की तरफ देख के बोलते हैं, ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। जो लोग यहाँ पे फेल हुए हैं उन्हें कोई न कोई हेवन माउंटेन रेंज से बाहर का रास्ता दिखा देगा। जिनशी के इन शब्दों को सुन के और भी कई लोगों के चेहरे पेल हो जाते हैं, लेकिन जिनशी ने पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। उनके एक ही इशारे पे हम कई अजीब से प्राणियों को आते हुए देखते हैं। इनके सर चूहों के थे और धड़ थे इंसानों के। इन इंसानी चूहों ने रॉक स्टेयर्स को ब्लॉक कर दिया था। जिनशी की बॉडी वहां से स्ट्रेंज मैनर में डिसअपियर हो जाती है। फाइनली वो एक घोस्ट की तरह जियान के ग्रुप के ऊपर अपियर हुए थे। जिनशी को अपियर होता हुआ देख सभी लोग बाव करते हैं। यहाँ पे सभी लोग जानते थे कि भले ही उनकी आइडेंटिटी कैसी भी हो, लेकिन जो भी गोल्ड सोलिंग माउस ट्राइब के इस लीडर को ऑफेंड करेगा वो यहाँ पे मुसीबत को बुलावा दे रहा है। जिनशी नॉड करते हैं। ग्राउंड पे लैंड करने के बाद वो आगे चलने लगे थे। उनकी आवाज आती है, फॉलो मी। जियान और बाकी के लोग सभी जिनशी को फॉलो करने लगते हैं। हेवन आई माउंटेन के ऊपर एक अजीब सी रॉक थी। अगर कोई यहाँ पे जाके अपना सर उठाता है तो वो सेंस करेगा कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी टाइड की फ्लक्चुएशंस हैं। जो एनर्जी यहाँ से फैल रही होती है उससे अच्छे अच्छे लोगों के गूज़बम्स आ जाएंगे। ये कलरफुल एनर्जी टाइड एकदम वेव की तरह चारों तरफ फैलती रहती हैं। देखने में ये काफी मजेस्टिक सीन लगता है। आसमान से आती हुई एनर्जी वेव को इंड्योर करते हुए जियान का ग्रुप रॉक्स को क्लाइम कर रहा होता है। ये प्रोसेस थोड़ी टाइम तक चलती रहती है। फाइनली जैसे ही जिनशी रुके थे, बाकी का ग्रुप भी रुक जाता है। इन सभी ने काफी ढलान भरी रोड को क्लाइम किया था। फाइनली जो सीन इनके सामने अपियर होता है, सभी लोग एकदम ठंडी सांस भरते हैं। जियान के ग्रुप के सामने दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनो। इसमें से बहुत सारी चिंगारियां और हॉट फॉग बाहर आ रहा होता है, जो कि अपने अंदर फायर पॉइजन को कंटेन करता था। इस वॉल्केनो के बीच में होता है एक छोटा सा पूल, जिसका डायमीटर करीब 10 मीटर का होगा। अब ये पूल ऑलमोस्ट खाली होता है। ध्यान से देखने में इसमें फायरी रेड लावा जैसा सब्सटेंस था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जिनशी की तरफ। वो उसकी तरफ पॉइंट करके बोलते हैं, ये हेवन आई माउंटेन का ब्लड पूल है, लेकिन अभी ये पीक पे नहीं है। जब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा तो पूरा वॉल्केनो चारों तरफ की एनर्जी को इकट्ठा करेगा। उस समय ये ब्लड पूल भी ओवरफ्लो करने लगेगा। तभी समय होगा तुम्हारा इसमें एंटर करने का। ये पूरी बात सुन के सभी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उनकी आंखों में एक हीटेड एक्सप्रेशन देखा जा सकता है। अगर ये इसमें डुबकी मारते हैं तो न जाने कितने सालों की ट्रेनिंग यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगी। तभी जिनशी की एक सोलम आवाज आती है। वो कहते हैं कि तुम सभी को याद
याद रखना होगा कि इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल के इंटीरियर में बहुत ही खतरनाक फायर पॉइजन है। इस वजह से तुम यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। तुम सभी को 3 दिनों में ही बाहर आना होगा, वरना अगर इसका फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो तुम्हारे टीचर्स के लिए भी इसे एक्सपेल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये फायर पॉइजन यहाँ पे कई सालों से इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है ये अपने आप को तुम्हारी हड्डियों से जोड़ लेगा। अगर कुछ हाई टियर के एल्केमिस्ट को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट लाइकली बाकी के लोग इसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। जिनशी के इन शब्दों को सुन के सभी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेडली इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल के अंदर इतने सारे डेंजर भी है। जियान का ध्यान जाता है जिनशी के ऊपर। उसके दिल में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कहता है तभी मैं कहूँ जिनशी के अंदर ये इंजरी कहाँ से आई। देखने से तो ऐसा लग रहा है ये इंजरी इस फायर पॉइजन से ही आई होगी। जिनशी अपनी आईब्राउज को रेज करके बोलते हैं एडिशनली यहाँ पे 9 लोग आए हैं। इसका मतलब ये है कि तुम में से एक कोई हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर नहीं कर पाएगा। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन एंटर नहीं करने वाला। जिनशी के इन शब्दों के बाद यहाँ का एटमोस्फेयर काफी स्ट्रेंज हो जाता है। फंग चेंगर और बाकी के 3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग कुछ कदम पीछे लेने लगे थे। उनकी आंखों में एक अलर्टनेस को देखा जा सकता है। खैर जिनशी को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़े ही थे तभी उनके पैर पॉज होते हैं। वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं फॉलो मी। सभी लोग जिसमें जियान भी इंक्लूडेड था जिनशी की आवाज सुन के स्टार्टल्ड हो जाते हैं। लोगों की अनयूजुअल नजरें जाती हैं जियान के ऊपर, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टर था जियान वो कुछ कहने ही वाला था। तभी वो देखता है कि जिनशी वॉल्केनो को एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। वेल उनकी डायरेक्शन थी एक और रॉक पवेलियन की तरफ। ये देख के जियान भी नॉड ही कर सकता था। नालन न्यानरान से कुछ कहने के बाद वो भी उनका पीछा करने लगता है। जब जियान रॉक पवेलियन के पास पहुंचा था जिनशी ऑलरेडी अपने हाथों को पीछे करके उसका वेट कर रहे होते हैं। उसकी आंखें जाती हैं ऊपर कलरफुल एनर्जी टाइड की तरफ। उसे वहाँ पे वो ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन भी दिखाई दे रहा था जिसे वो मेज से पहले मिला था। जियान को आती हुई देख जिनशी स्माइल करते हैं। एक बार अपनी नजर जिनजियो के पास ले जाके बोलते हैं लिटिल फेलो क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। जियान कुछ समय के लिए तो साइलेंट रहा था, लेकिन फाइनली वो इंक्वायर करता है मुझे यहाँ पे आपने अपनी इंटरनल इंजरीज की वजह से बुलाया होगा। जैसे ही जियान के मुंह से शब्द निकले थे उसने सेंस किया था कि जिनशी की बॉडी हल्की ट्रेम्बल हुई है। वहीं पे वो जिनजियो एकदम तेजी से हंसने लगते हैं। वो कहते हैं देखो देखो मैंने पहले ही कहा था ये कोई ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट नहीं है। जिनशी पीछे की तरफ मुड़ते हैं। अभी उनकी आंखें एकदम शार्प हो गई थी। वो जियान की तरफ देख के एक डाउट के साथ बोलते हैं मुझे देख के ही तुम कह सकते हो कि मेरे अंदर इंटरनल इंजरीज हैं। खैर उनके इस डाउट के लिए कोई उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। इवन कुछ लेवल 6 के जो टॉप टियर के अल्केमिस्ट हैं वो भी इतनी आसानी से इनकी इंजरीज का पता नहीं लगा सकते। क्या ये सामने खड़ा यंगमैन जिसकी एज 20 साल से कम लग रही है उसका अल्केमिस्ट टियर उससे भी हायर लेवल का होगा। जियान हल्के से नोट करके बोलता है हाँ मैं इंजरीज को थोड़ा सा सेंस कर पा रहा हूँ। जिनशी 2 कदम आगे बढ़ा के बोलते हैं क्या तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि तुम इसे ट्रीट कर सकते हो। जियान एक हेजिटेशन के साथ कहता है मुझे पहले आपकी कंडीशन को देखना होगा। ये कहने के बाद ही वो रॉक टेबल के सामने बैठ गया था। जियान बैठने के बाद साइड में खड़ी रॉक चेयर की तरफ पॉइंट करता है। इस सीन को देख के जिनशी की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी, लेकिन अभी वो जियान का ऑर्डर मान ही सकते थे। जियान जिनशी की आर्म को पकड़ता है। एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का हल्का सा थ्रेड उनकी बॉडी में एंटर करने लगा था। जैसे ही जियान ने अपनी आंखें बंद करी थी जिनशी और जिनजियो ग्लैंसेस को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कुछ भी बोल के वो जियान को इंटरप्ट नहीं करते। एल्केमिस्ट का नेचर नॉर्मली काफी एसेंट्रिक होता है। पिछली बार जब उन्होंने एक एल्केमिस्ट को इनवाइट किया था उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस एल्केमिस्ट के कंपैरिजन में जियान काफी अच्छा है। जियान की आंखें काफी टाइम तक बंद रहती हैं। पूरी प्रूविंग के बाद वो अपनी आंखों को खोलता है। अभी उनमें एक सोलमनेस देखी जा सकती है। जिनजियो पूछे क्या हुआ। जियान अपने हाथों को विड्रॉ करता है। वो एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाते हुए बोलता है ये फायर पॉइजन तुम्हारी बॉडी में जाके तुम्हारी बोन्स में मिल गया है। ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैंने इतनी डीप सीडेड फायर पॉइजन को देखा है। इसे एक्सपेल करना बहुत डिफिकल्ट है। अब जब उसकी आंखें जिनशी को देख रही होती हैं तो उनमें एक पिटी वाला एक्सप्रेशन था। अगर जिनशी की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक नहीं होती तो इस फायर पॉइजन की वजह से ऑलरेडी राख में बदल चुके होते। जिनशी और जिनजियो दोनों के एक्सप्रेशंस और भी ग्लूमी हो जाते हैं। जियान की ऑब्जर्वेशन भी सभी हाई टियर के एल्केमिस्ट जैसे ही थी। इन दोनों के चेहरों को देख के जियान अपनी उंगली को टेबल पर रब करता है। फाइनली एक मूवमेंट के बाद वो कहता है ऑल्दो इसे एक्सपेल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही जियान के मुंह से शब्द निकले थे जिनसी जिस रॉक चेयर पे बैठे हुए होते हैं उसमें कई क्रैक्स के साउंड आते हैं। उनकी हीटेड आंखें जाती हैं सीधा जियान के ऊपर। जिनशी एक एंग्शियस आवाज में बोलते हैं तुम मिस्टर जियान क्या आप मेरी बॉडी से इस फायर पॉइजन को एक्सपेल कर सकते हो। जियान बस स्माइल करता है। उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसकी आंखें जाती हैं रॉक पवेलियन के बाहर। इस सीन को देख के जिनशी और जिनजियो स्टार्टल्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में तो आ गया था। जिनशी की आंखों में शुरुआत में एक हेजिटेशन फ्लैश हो रही थी, बट फाइनली वो अपनी दांती मीचते हुए बोलते हैं जब तक आप मेरी बॉडी से इस हेवन माउंटेन फायर पॉइजन को पूरी तरीके से एक्सपेल कर देते हो मैं आपको दोज़ोंग में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने की एक गारंटेड अपॉर्चुनिटी दूंगा। हमें आवाज सुनाई देती है शुआ की। जियान जो कि पवेलियन की तरफ देख रहा होता है उसकी खोपड़ी तुरंत ही घूम जाती
जाती है। इस समय जियान की आंखें भी बहुत ही हीटेड हो गई थी। बिना हेजिटेशन के साथ उसके मुंह से एक हैवी वर्ड बाहर आता है। वो कहता है एग्रीड, फाइनली टाइम आ गया इस हेवन माउंटेन ब्लड पूल में एंटर करने का। इस हेवन है माउंटेन ब्लड पूल में कितने राज छुपे हुए हैं ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। चलो एक हल्का सा स्पॉइलर दे देता हूँ। इसके अगले एपिसोड के बाद जो एपिसोड आने वाला है उसमें जियान करेगा दोजोंग में ब्रेक थ्रू। साथ ही में उसकी दोबारा से मुलाकात होगी मास्टर यालाओ से। हम जानेंगे कि उनकी कंडीशन अभी कैसी है। और भाई उस एपिसोड में तो बहुत ही मजा आने वाला है। बेसिकली अब मामला एकदम गर्म होने वाला है। वेल तुम उसके लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना। साथ ही में ये एपिसोड कैसा लगा ये भी जरूर लिखना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो और वीडियो पसंद आ रही है तो हेल गार्डन फैमिली के मेंबर बनना कंसिडर कर सकते हो। चलो लाइक फाइक करने का तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। अगर इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके वो देख सकते हो। राइट में मैं अवेलेबल करवा दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को। तो फिर वेट क्या कर रहे हो, फटाक से क्लिक करो। हाँ मिलते हैं वीडियो को इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।